दोस्तों ये फिर से किसी ने मेरे घर के पास में साइकिल इलीगली ला के रखी। पिछली बार भी आपने कुछ व्लॉग में देखा होगा, किसी ने यहाँ पे साइकिल ला के रखी थी और फिर उसको गवर्नमेंट की गाड़ी ने उठा के ले गया था। बट अगर इस साइकिल को अगर कुछ वीक में अगर नहीं ले गया तो यहाँ पे नोटिस लग जाएंगे और इसको भी उठा के ले जाएंगे। पता नहीं लोग बराबर यहीं पर साइकिल क्यों लगाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और बहुत ही ख़तरनाक ठंडी यहाँ पे अभी निकली हुई है। एक्चुअली मेरे अभी लेक्चर स्टार्ट होने वाले थे बट हमें ईमेल आया है कि जो हमारे स्टार्टिंग के 2 लेक्चर है वो कैंसिल हो चुके हैं। तो और मेरा घर पे बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे घर के पास में बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, तो 1-2 घंटे जाके वहाँ पर मैं बैठूँ। मुझे अगला वीडियो भी शूट करना था, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी शॉप में जाके बैठते हैं और आपके लिए मुझे वीडियो भी बनाना है। आपके काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आए हैं, जापान में कैसे आना है, जापानीज़ कैसे पढ़ना है, यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो स्पेसिफिक जापान में जॉब कैसे ढूंढना है, यहाँ पे सैलरी कैसी होती है स्टार्टिंग सैलरी, और जापान में आने के बाद में जॉब कैसे ढूंढना है, जापान में आके जापानीज़ कैसे सीखना है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना वो हम सारे आंसर करेंगे। बट सबसे पहले हम एक अच्छा सा कॉफ़ी शॉप ढूंढते हैं। ये आंटी भी अपने केक शॉप, ये है केक शॉप यहाँ का, कितना प्यारा है, हैंडमेड केक शॉप जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना वैसे ही। और यहाँ पर ये दादी जी अपने शॉप के बाहर गार्डनिंग कर रही है। तो अभी हम गली से वॉक कर रहे हैं और इसी गली से एक ट्रेन जाने वाली है और यहाँ पे लग चुके हैं अभी बैरिकेड, और अभी यहाँ से ट्रेन पास होने वाली है। तो यहाँ पे ना ट्रेनें बहुत चलती है ना, तो गली गली में यहाँ पे इस तरीके से बैरिकेड लगे होते हैं और ट्रेन जब भी जाती है बैरिकेड लग जाता है और लोग बराबर वेट करते हैं वहाँ पे। ऐसे नहीं है कि भाई घुस गए नीचे से साइड से निकल गए, ऐसा नहीं करते यहाँ पे लोग। जैसे हमारे इंडिया में होता है कि भाई थोड़ी जगह है निकल लो, साइकिल लेके है तो साइकिल नीचे से निकाल लो या पैदल होके निकल लो, वैसे यहाँ पे लोग नहीं करते। ये पुलिस अंकल अभी साइकिल पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो मेरा एरिया है नोवादा, यहाँ पे पुलिस बहुत ही घूमते रहती है साइकिल पे, तो बहुत ही दिखती रहती है। जब भी मैं निकलता हूँ 1-2 पुलिस तो मुझे साइकिल पे यहाँ पे दिखते ही दिखते हैं। तो चलते चलते अभी हम इस गली के अंदर आ गए। आज छुट्टी है ना तो काफ़ी जापानीज़ लोग अभी बाहर निकले हुए। ये शॉप देख रहे हो आप, अभी क्रिसमस आने वाला है ना तो ये सारा चॉकलेट से भर चुका है। काफ़ी बड़ा शॉप है अंदर, अभी तो जाने वाले हैं नहीं हम अंदर चले गए एक बार तो बस शॉपिंग करते हुए खरीदने में ही टाइम चला जाएगा। मैं भी शायद सामने एक कॉफ़ी शॉप है, मैं लास्ट टाइम इस गली से आया था, मुझे दिखा था। थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ये एक कॉफ़ी शॉप है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं, बड़ा लग रहा है काफ़ी। यहाँ पे जाते हैं अंदर, जगह है क्या बैठने के लिए यहाँ पे। सन हॉट कॉफी, हायはい、カフェラテホットのレギュラー。レギュラーサイズ。はい。はい。店内でお召し上がりですか。あ、あれ？店内でおあ、過ごし。はい。はい。こちらにタッチお願いします。ありがとうございます。席まで。はい、出ます。すみません、Wi-Fi の、はい、तो कॉफ़ी हमने ऑर्डर कर दी और आ भी गई है। और ये नोवादा की बहुत ही फेमस और बहुत ही डिलीशियस कॉफ़ी है। तो दोस्तों जापान में कैसे आना है वो बताने से पहले मैं जापान में कैसे आया वो आई थिंक बताना काफ़ी सही रहेगा। मुझे सतीश ने क्वेश्चन पूछा है, कमेंट किया एक्चुअली कि भैया आपको जापान में जॉब कैसे मिली और कॉलेज कौन सा था, क्या फील्ड में थे, बीटेक कर रहे थे, प्लेसमेंट कैसे हुई।
तो हाँ, ये काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर बताऊँ, एक्चुअली मैंने ये सारा कवर किया है मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो मैं नीचे डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हो। बट स्टिल मैं इस वीडियो में इसको शॉर्ट में आंसर करूँगा। तो मैं जापान में आया था 2016 में, और वो टाइम पे मेरा जस्ट मास्टर्स ख़त्म हुआ था। तो मैंने जो मेरा इंजीनियरिंग था वो ख़त्म किया, उसके बाद में मैंने मेरा मास्टर्स किया 2 साल का, और उसके बाद में फिर मैंने सेकंड ईयर में मैंने जापानीज़ पढ़ने के लिए पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी। तब मैंने मेरा वहाँ से डिप्लोमा स्टार्ट किया था, और उसी दरमियान मैंने N5 की पढ़ाई भी स्टार्ट की थी। और उसी पीरियड में पुणे यूनिवर्सिटी में जापानीज़ कंपनीज़ हायरिंग के लिए आई थी, जिनको इंजीनियर्स चाहिए थे, जिनको थोड़ी बहुत जापानीज़ आती है, यानी ज़्यादा नेटिव भी नहीं, बट N5 to N4 लेवल तक उनको बेसिक जापानीज़ आती है। और उसमें मैं काफ़ी तरीके से फिट होता था। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, पहले जो होते 1-2 राउंड टेस्ट वगैरह, और उसके बाद में फाइनल राउंड के लिए उन्होंने मुझे जापान में 1 वीक के लिए बोला, और यहाँ पे मेरे 5-6 इंटरव्यूज़ है, और उसके बाद मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो ये जो प्रोसेस था ये यूनिवर्सिटी के थ्रू था, मैंने कहीं बाहर अप्लाई नहीं किया। जापानीज़ सीखी, कंपनी मेरी यूनिवर्सिटी में आई, और मैं प्लेसमेंट के थ्रू, जो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट होता है बस वैसे ही इसको समझ लो। मेरा जो इंजीनियरिंग में फील्ड था वो था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और जो मैंने मास्टर्स किया था वो था मैकेट्रॉनिक्स में। और अभी जो मैं सेकंड मास्टर कर रहा हूँ वो है MBA बिजनेस एनालिटिक्स में। तो अभी मेरे पास 2 मास्टर डिग्री हो चुकी है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपके कॉलेज में कोई जापानीज़ कंपनीज आती है नहीं आती है, बट व्हाट आई विल रिकमेंड कि अगर अभी आपका ड्रीम है जापान आना, और अभी समझ लो आप आपके डिग्री के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो, तो आप जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। N5 N4 की तैयारी चालू कर दो। अगर आप N4 हो तो N3 की चालू करो, N3 हो तो N2 N1 की चालू करो, क्योंकि जितना आप लेवल बढ़ाओगे ऊपर उतना ही आपको यहाँ पे हेल्प होगा। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इंजीनियर हो, IT में हो, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा जापानीज़ आने की ज़रूरत नहीं है। आप N4 या मैक्सिमम N5 या N3 के बेस पे भी आप यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आ सकते हो। आप में से काफ़ी लोग अभी इंडिया में जापानीज़ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट में जाके आप अभी जापानीज़ पढ़ रहे हो। पर दोस्तों वहाँ से जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको मैं झूठी होप नहीं देना चाहता हूँ, बट अगर आप अभी N5 N4 की तैयारी कर रहे हो किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से या कोई यूनिवर्सिटी से, जस्ट जापानीज़ पढ़ रहे हो, बाकी कुछ नहीं, तो आपको जॉब को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे लोगों को मैं क्या रिकमेंड करना चाहूँगा ना, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी N5 की तैयारी वहाँ पे कर रहे हो, और अगर आपको जॉब चाहिए जापान में, तो आप क्या करो ना, आप जापान में जापानीज़ पढ़ने के लिए आओ। ये बहुत ही ईजी रास्ता है आपको जापान में जॉब ढूंढने का और जापान में आने का। तो आप N5 जापान में कर लो, और उसके बाद में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढो, जैसे कि नागोया यूनिवर्सिटी हो गई, टोक्यो यूनिवर्सिटी हो गई, होक्काइडो यूनिवर्सिटी हो गई, सोफिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी थे जो कि फ़ॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश में सपोर्ट करते हैं आपको फ़ॉरेन लैंग्वेज स्टडीज़ के लिए, जैसे कि जापानीज़ आप यहाँ पे वहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हो। स्कॉलरशिप भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे मिलती है। उसके आप इन्फॉर्मेशन में लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो भी देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो आप एक बार यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए ना जापानीज़ पढ़ने के लिए, या फिर और भी आपका कोई कोर्स है वो पढ़ने के लिए, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो ना, आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो आप जॉब सीकिंग वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर जॉब यहाँ पे ढूंढ सकते हो। और अच्छी बात यह है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तब भी आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। हाँ दोस्तों, पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे अलाउ है करने के लिए। तो आप पढ़ते भी आप जॉब कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो आपको आवरली यहाँ पे 1500 येन मिलेंगे जब भी आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करेंगे, और आप वीकली 28 घंटे कर सकते हो। तो देख लो, आप टोटल लगा के एक महीने में आप 1.5-2 लाख येन आराम से कमा सकते हो। आपका पूरा खर्चा यहाँ पे निकल जाएगा, और ऊपर से 50-60 हज़ार आपके सेव भी हो जाएंगे। और उसके बाद में आप आपका जो वीज़ा है वो स्टूडेंट वीज़ा से वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट कर लो, जॉब ढूंढ लो, और आप परमानेंट यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है यहाँ पे जापान में आने के लिए। आप बोलोगे कि अब जॉब कैसे ढूंढना है, तो अगर आप इंडिया में भी हो या फिर आप जापान में भी हो और आपको जॉब ढूंढना है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि Indeed.com, लिंक्डइन हो गया। उसके बाद में गाइजिन पॉट, ये बहुत ही फेमस जापान में प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑल टाइप ऑफ जॉब्स, नॉट ओनली इंजीनियरिंग बट ऑल टाइप ऑफ जॉब्स यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो। तो आपको क्या लगेगा पता है, जब इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई करते हो आपके पास इंग्लिश CV होता है, बट अगर आप जापान में जॉब अप्लाई करते हो ना, आपको 2 CV चाहिए होती है। पहला होता है इंग्लिश CV और दूसरा होता है जापानीज़ CV। हाँ दोस्तों, आपको 2 CV प्रिपेयर करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो आप ऑलरेडी एडवांस में आप 2 CV पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि आपको अगर इंटरव्यू का कॉल आ गया तो वो आपको जापानीज़ CV ज़रूर पूछेंगे, और टाइम पे वो बनने वाला है नहीं, कि उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जापानीज़ CV का जो स्टाइल होता है, टेम्पलेट होता है, थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपको जापानीज़ CV बनाने के लिए थोड़ा अगर कुछ सपोर्ट चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरा चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो, कोई भी तीनों में से एक, और
आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करो, मैं आपको जापानीज़ सीवी कैसे बनाते हैं उसका टेम्पलेट वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों निकल गए अभी हम इस कॉफ़ी शॉप से बाहर। इसके बाजू में भी कॉफ़ी शॉप था, काफ़ी अच्छा था ये, बट कोई नहीं। तो दोस्तों अभी जब निकल रहा था मैं, कॉफ़ी वगैरह पी के हो गया मेरा, और टेबल पे यहाँ पे मेरा जो कॉफ़ी मग था वो रखा हुआ था। अब यूजुअली यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, कहाँ पे होता है कि आप खुद जाके रिटर्न वाला एरिया होता है वहाँ पे ले जाके रखो, कहीं कहीं होता है कि वो स्टाफ आके ले जाता है। तो अभी मैंने टेबल पे छोड़ दिया, मुझे पता नहीं चला कि क्या करना है। तो मेरे बाजू में एक आंटी बैठी थी, एक्चुअली दादी जी थी, वो 70-80 साल की लग रही थी मुझे। तो जब मैं बैग वगैरह रेडी किया निकल रहा था बाहर, तो मुझे बोलती कि तुम्हारा कप उठा के रखो, ले जाके रख दो वहाँ पे। मैं बोला हाँ ये क्यों बोल रही है, क्योंकि स्टाफ बोलेगा ना, अगर स्टाफ वहाँ का है वो बोलेगा उठा के रखो या वो खुद उठा के ले जाएंगे। तो वो दादी माँ ने बोला मुझे कि तुम उठा के ले जाओ। बोला यार चलो ठीक है, इनको क्या ही अब बोलूँ मैं। तो वो कप उठाया मैंने, और जो रिटर्न वाला जो एरिया था वहाँ पे ले जाके रखा। तो इस तरीके से जापान में लोग बड़े ही कॉन्शियस होते हैं चीज़ों के लिए। यहाँ पर अभी लगा है ये स्टॉल, लंच टाइम हो गया ना, तो अभी ये बेच रहे हैं कुछ। और यहाँ पे भी बेंतो शॉप का स्टॉल लग गया है। तो यहाँ पर ये है वेजिटेबल शॉप, ये वाली एक्चुअली काफ़ी सस्ती है। यहाँ पे जो भी सब्जियाँ वगैरह मिलती है ना, ये वाले शॉप में बहुत ही सस्ती मिलती है। बट इसका ये है ना कि शाम तक ये ख़त्म हो जाती है, और मैं जब भी सब्जियाँ वगैरह लेने जाता हूँ, मैं जब मेरा वर्कआउट वगैरह ख़त्म होता है शाम में तभी लेता हूँ। दोस्तों ये बात आप ज़रूर याद रखना कि सिर्फ जापानीज़ के बेसिस पे आपको जापान में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको हाँ, अगर आपको जापान में जॉब करने के लिए आना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो जापानीज़ के साथ में ही आपके पास एक डिग्री होना ज़रूरी है। डिग्री कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियर ही हो या फिर आप डॉक्टर ही हो या फिर आप सीए ही हो। नो, कोई डिग्री आपके पास हो सकती है, बट वो अच्छी स्किल आपके पास होना चाहिए, प्लस जापानीज़ का नॉलेज। क्योंकि जापान में ना बहुत सारे जॉब अभी अवेलेबल है, जैसे कि इंग्लिश टीचर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, उसके बाद में इंजीनियरिंग के तो बहुत से जॉब यहाँ पर अभी अवेलेबल है। बट वो ये कि आपको आपके फील्ड में प्रॉपर जॉब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको जो वेबसाइट के नाम बताया, वहाँ पर आप आपका जो प्रोफाइल है वो डाल के, और जापानीज़ का कितना रिक्वायरमेंट है, काफ़ी जॉब में N2 चाहिए होता है, N1 चाहिए होता है, कहीं कहीं पे जापानीज़ रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ज़ीरो जापानीज़ वाले भी जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। तो वही आप जाके चेक करो और उसके बाद भी उस तरीके से आप प्लान करो यहाँ पे जॉब अप्लाई करने का। काफ़ी लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि हमारी एज तो अभी ज़्यादा हो गई है, हमारी एज तो अभी कम है, तो जापान में आने का कोई एज लिमिट है क्या? तो जापान में आने का कोई भी एज लिमिट नहीं है। भले ही आप अभी यंग रहो या फिर आपकी एज 30 के ऊपर भी रहने दो, 40 के आसपास भी रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जापानीज़ अच्छी है और आपके पास अच्छा खासा जॉब एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर भी हो, तो भी आप जापान में ईज़िली जॉब फाइंड कर सकते हो। ये ना इस घर के बाहर देखो, यहाँ पे 110 का साइन लगा हुआ है। तो ये एक्चुअली जापान में नंबर है, अगर आपको पुलिस को कॉल वगैरह करना है यहाँ पर, तो 110 यहाँ पे है, जो इमरजेंसी में आप इसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पर ना इस घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस तरीके से उन्होंने पूरे घर को कवर करके रखा है। तो मेरे भी घर के बगल में ही, आपने शायद पिछले कुछ व्लॉग देखे थे, इस तरीके से ही घर को पूरा कवर करके रखा था उन्होंने। उनका अंदर से कुछ कलरिंग का काम चल रहा था। तो जापान में ऐसे होता है कि बाहर के लोगों को, जैसे हम अभी चल रहे थे, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा कवर करके रख देते, अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता है। ये मेरे घर के पास चीप शॉप है, जहाँ पर बहुत ही सस्ते शूज़ मिलते हैं, सारे ब्रांडेड है यहाँ पर। ये अंकल भी शू खरीद रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ ना, तो यहाँ पे लगे हुए हैं ये लाकोस्टे के शूज़। लाकोस्टे तो आपको पता है बहुत ही अच्छा ब्रांड है, मगरमच्छ। और मेरे पास भी एक्चुअली है लाकोस्टे का एक शू। इसका प्राइस कितना चेक करते हैं, इसका प्राइस है 6800 येन। तो एक्चुअली ये जो लाकोस्टे का शू, अगर आप ये वेबसाइट पे जाके खरीदोगे ना, आपको 15,000 येन का मिलेगा, यहाँ पे 6,000 येन का ही है। तो ये अंदर जो भी शॉप है ना, काफ़ी सारे सेकंड हैंड चीज़ है, और जो भी आउटडेटेड हो चुके हैं, जैसे कुछ मॉडल ऐसे होते हैं कि लोग शोरूम में जाके नहीं खरीदते, वो उसका जो मॉडल है वो पुराना हो गया है, तो वैसी चीज़ें, शू, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यहाँ पे आके बेचते हैं। यहाँ पर मेरे घर के पास में एक, शायद आपने देखा होगा पिछले कुछ व्लॉग में, एक छोटा सा मंदिर है किसी का, यानी पीछे जिसका घर है ना, उन्होंने यहाँ पे मंदिर बना के रखा है। बहुत ही प्यारा है, बट रास्ता नहीं है अंदर जाने के लिए, छोटा सा ही है। और अगर हम जापान में एक्सपेंसेस की बात करें ना, तो आपने शायद मेरे काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने बहुत आपको बताने की कोशिश की है कि जापान में एक्सपेंसेस कैसे होते हैं। घर का जो रेंट हो गया,
खाने पीने की चीज़ें होगी, बाकी तुम्हारी यूटिलिटीज़ हो गया और तुम्हारे हॉबीज़ पे खर्चे यहाँ पे होते हैं। तो अगर आप सैलरी का अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको मिनिमम सैलरी 2 लाख तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि आप अगर पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलेगी, बट वो इनफ नहीं है। इनफ है अगर आप शेयर अपार्टमेंट में रह रहे हो, आपके दोस्त के साथ में रह रहे हो और आपके खर्चे थोड़े कम है, तो पार्ट टाइम जॉब में विथ स्टडी आप वो मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आपको मिनिमम सैलरी 2-2.5 लाख तो चाहिए ही। मैक्सिमम तो कितने भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिपेंड करता है कि आप फैमिली के साथ में हो, अकेले रह रहे हो, उस पर भी आपका सैलरी डिपेंड करेगा। जापान में खर्चे बहुत होते हैं। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैं यहाँ पे ये करवाने गया था, क्या बोलते हैं उसको, एफिडेविट करवाने गया था। तो उसका मुझे कितना 50,000 खर्चा आया। देख रहे हो आप, अगर इंडिया में 500-600 में हो जाएगा शायद एफिडेविट करना है, तो यहाँ पे 50,000 येन। तो अब वही देख रहे हो आप, यहाँ पे कुछ भी काम जुगाड़ से नहीं होता है, सब काम आपको प्रोसीजर से ही करवाना पड़ता है और सभी के आपको पैसे लगते हैं। यहाँ पे अगर आपको हेयर कट भी करवाना है तो 5,000 तो मिनिमम लगते ही यहाँ पे। अगर आप हाँ छोटे शॉप में चले गए, 1,000 येन, मेरे घर के पास एक शॉप है, वहाँ पे 1,000 येन हेयर कट करवाते हैं, बट वो आपको बताया कैसे करवाएंगे। फिर भी हम वॉक कर रहे हैं मेरे घर के पास, और आप देख रहे हो बिल्कुल भी यहाँ पे शोर शराबा कुछ भी नहीं है। अंकल जा रहे हैं साइकिल पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुत्ता भी नहीं दिखेगा एक रोड पे। वैसे तो यहाँ पे होते नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में होते गाय कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं रोड पे, बट यहाँ पे देख रहे हो आप जो एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, पेट्स, बिल्कुल यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पहुँच गए घर के पास में और अभी मेरे लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। शाम तक लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद में हमको जिम भी जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।